शेयर बाजार में कल आ सकता है बहुत बड़ा तूफान और क्रैश आने की है पूरी की पूरी उम्मीद। बेसिकली ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? और कल तो होली है, कल तो शेयर बाजार बनना बंद रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। शेयर बाजार आज बंद है और जो ऑफिशियल डेटा हमें बताता है, जो एनएससी अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है, उसके अंदर कल जो हमारा बाजार है वो खुला रहेगा होली के दिन। आज छोटी होली के दिन बंद था। दूसरी चीज, यूएस का बाजार पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 1.8% के आसपास नैस्डैक गिर चुका है। मतलब क्या है, आईटी सेक्टर में तबाही आ चुकी है। जो हमारा प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन था उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा क्रैश हमें देखने को मिला था इंडियन मार्केट के अंदर। काफी सारे स्टॉक काफी ज्यादा गिर गए थे। अब जो हमारा कल का बाजार है और आने वाले कुछ दिन तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्योंकि गोल्ड, अगर आप नोट कर रहे हो तो गोल्ड 5% बढ़ गया था इंडियन मार्केट के अंदर, इंडियन ईटीएफ के अंदर 5% का सर्ज देखने को मिला था काफी टाइम के बाद। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, इजराइल और ईरान की वॉर थी, जो उनके एक हेड थे उनको मार दिया गया, जिससे यूएस को लग रहा था कि ये जो वॉर है खत्म हो जाएगी। बट ईरान ने बोला मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मैं इस वॉर को कंटिन्यू रखने वाला हूं। और आज की डेट में दनादन मिसाइल वो बरसाने में लगा हुआ है अमेरिका के बेसिस के ऊपर, जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर है, और इसी के साथ साथ ईरान के ऊपर भी। और जो यूएस है अब वो बेसिस बंद करके भाग रहा है कि भाई हमसे नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसकी उम्मीद थी यूएई दुबई आकर के हेल्प करेंगे यूएस की उनके बेस को बचाने के अंदर। बट उन्होंने बोला कि भाई ये वॉर तुम्हारी है, तुम लड़ो, मैं अपने देश को खतरे में क्यों डालूं। और यही चीज यूएस को समझ नहीं आई, क्योंकि यूएस को लग रहा था कि सारी चीजें हैंडल हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं हुआ है। इसी के साथ साथ जो इजराइल है, इजराइल के अंदर भी हालात थोड़े सा बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो हेड थे ईरान के वो कहीं ना कहीं मैटर को सुलझाते थे बातचीत करके। बट आज की डेट के अंदर वो है नहीं, और अब सारे के सारे लोग आ चुके हैं सड़कों पे। लेकिन इन सब का हमारे स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना है, ये समझना जरूरी है। अदरवाइज ये सब तो अभी चलेगा लंबा, जितना लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने डिस्कस किया था। सो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पे स्टेट ऑफ हमुस, जिसको हम कहते हैं कि वही वो एक नेक पॉइंट है, अगर वो बंद कर दिया, जिसको ऑफिशियली बोल दिया गया है ईरान की साइड से कि 2 मार्च को वो बंद कर दिया गया है, उसके वजह से काफी सारा जो ऑयल सप्लाई है पूरी पूरी दुनिया में, स्पेशली एशियाई कंट्री के अंदर, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इसके अंदर महंगाई दर बढ़ जाएंगे। इसके अंदर सप्लाई नहीं हो पाएगी तो महंगाई दर बढ़ जाएंगे। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो 8% से जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो बढ़ चुका है। और इस लेवल का प्राइस हाइक मिड 2024 के बाद पहली बार देखने को मिला। मतलब क्या है, ऑयल प्राइसेस अब तूफान फाड़ रहे हैं। इससे हमारे बाजार को क्या लेना देना है? इंडिया नेट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का, चाइना नेट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। और जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, अगर वो 8% से बढ़ गए, मतलब आज की डेट में जो आप सब्जियां खा रहे हो उसके प्राइसेस 8% से बढ़ जाएंगे। आपके देश के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है उसके अंदर एक बड़ा झटका देखने को मिलेगा। मतलब क्या है कि स्टॉक मार्केट के अंदर रेट कट आने की जो उम्मीद थी, चाहे वो यूएस है चाहे वो इंडिया है, अब वो नहीं आने वाली। ये इतनी तेजी से चीजें खराब हो गई। अब यूएस इस केस के अंदर क्या कर रहा है? यूएस इस समय पे कुछ नहीं कर रहा, अपना मुंह छुपा के भाग रहा है, जैसा वो अफगानिस्तान से भागा था, जैसा वो इराक से भागा था। और ऐसे ही वो अब ये जो सारी की सारी कंट्रीज हैं इनको छोड़ करके भागे जा रहा है कि भाई मैंने तो लड़ाई करवा दी, अब आप लोग अपना अपना देख लो। लेकिन नेट नेट अगर मैं इंडियन स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट से बोलूं तो मेरे को ये लगता है कि गोल्ड अब यहाँ से भागेगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि भाई इस समय पे सिचुएशन थोड़ी सी खराब ही चल रही है, और गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो, मैं कह रहा हूँ 2% गिरा तो 5% कौन बढ़ा? गोल्ड बढ़ा, राइट? तो मैंने एक चीज आपको हमेशा बोली है कि भाई गोल्ड एक सेफ हेवन है। 2026 में जिस हिसाब से दुनिया तबाह हो रही है, किसी को नहीं पता कहाँ जाएगी, तो कम से कम 5 से 10% अपने जो सेविंग है या जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका गोल्ड करो, ताकि आपके अगर इन्वेस्टमेंट जीरो भी हो जाए, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो भी हो जाए तो गोल्ड आपको बचा लेगा। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है तो गोल्ड आपको नहीं बचाएगा, तो उससे कोई मुझे फर्क भी नहीं पड़ेगा। आई होप आपने गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करा होगा, नहीं करा होगा, ये टोटली आपकी कॉल होगी। मेरी इन्वेस्टमेंट है तो मेरी इन्वेस्टमेंट मेरे सॉरी, मेरे पोर्टफोलियो को इस समय पे जो गोल्ड है, सिर्फ गोल्ड ने ही बचा करके रखा है। और यही चीज मैं आपसे भी बोलना चाहूंगा कि प्लीज गोल्ड अब जब क्रैश करे, दोबारा से गिरे, क्योंकि देखो अब आप खरीदोगे तो अब कोई फायदा नहीं है, गोल्ड ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अब थोड़ा सा रुक करके SIP फॉर्मेट में डालो, लमसम प्लीज मत करना। अगर आपने नहीं भी इन्वेस्ट करा है गोल्ड के अंदर, बिल्कुल भी नहीं करा है गोल्ड और सिल्वर के अंदर, तो SIP फॉर्मेट के अंदर गोल्ड और सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करो। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो भाई आप आगे जाकर के पछता सकते हो, जिस हिसाब से यूएस दुनिया के ऊपर तबाही मार रहा है। अब बात करते हैं कल के बाजार की, कि भाई कल बाजार में क्या होगा? कल बाजार में एक बड़ा क्रैश आएगा। बड़ा क्रैश क्यों आएगा? आज हमारा बाजार शांत रहा, यूएस का बाजार आज तबाह हो चुका जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दूसरी चीज, हमारे बाजार के लिए क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे जो जीडीपी के नंबर है वो गिर जाए, बाजार ठीक ठाक फिर भी रुका रहेगा एक जगह पर। अगर हमारे जो रिलेशंस है किसी देश के साथ खराब हो जाए, फिर भी बाजार कहता है चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर हमारा क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है तो इंडिया हो गया, चाइना हो गया, हमारे बाजारों पे एक मेजर झटका लगता है।
बड़ा क्रैश आएगा भाई। और इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? इस सिचुएशन में हम सिर्फ एसआईपी करेंगे, ना अभी भाग के जाके खरीदेंगे, ना अभी भाग के जा करके बेच देंगे। क्यों नहीं बेचेंगे? देखो, बेचने के लिए आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। कल बाजार मोस्ट प्रॉब्ली अगर गिर जाता है तो फिर तो कहा क्या ही बेचोगे? जो प्रॉफिट आपने थोड़ा बहुत बनाया वो प्रॉफिट ऑलमोस्ट ना के बराबर ही बचेगा, तो बेचने का तो कोई सेंस नहीं बनता। अदर देन दैट अगर हम बात करें बाय करने की, तो अगर आप डोमेस्टिक लेवल पर चीजें खरीदते हो, जैसे हो गया बैंकिंग, हो गया एनबीएफसी, हो गया मेटल, हो गए, ये तो फिर भी चलो ठीक है, ये डोमेस्टिक प्ले है आपका, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ये लोग भी गिरेंगे वैसे तो, अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में सोचूं। बट मुझे लगता है इतनी बड़ी वॉर ये चलनी नहीं चाहिए। और एक्चुअली अब कहना और भी ज्यादा मुश्किल है कि एक देश, ठीक है, ईरान की हम बात कर रहे हैं, जो कि अपने आप में मिसाइल बनाना शुरू कर चुका है, अपने सारे एम्यूनिशंस खुद बनाता है। अब आप उसको रोकोगे कैसे? आपने उसके हेड को तो मार दिया, और आपने जो नॉर्मली पूरी दुनिया के अंदर करा है कि हेड को मारने के बाद किसी दूसरे को हेड बना दिया है, वो आप यहाँ पर कर नहीं पा रहे। तो ये एक बड़ी दिक्कत हो गई है। और यूएस अब इसको जो सोच करके चल रहा था कि अगले 1 या 2 दिन के अंदर मैं वॉर निपटा दूँगा, वो एक्चुअली होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। मतलब क्या है? सेफ हेवन, गोल्ड ऊपर जाएगा, मिडल ईस्ट क्राइसिस के अंदर जा चुका है इस समय पे। मेरे को कुछ जानने वाले मिडल ईस्ट में रहते हैं, यूएई, दुबई की बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली। तो वहाँ पर भी उन्होंने बोला है कि भाई मेन चीज़ों को ही टारगेट किया जा रहा है। और यूएस ने भी बोल दिया अपने नागरिकों को कि अगर आप इज़राइल का सहारा लेकर के यूएई से या मिडल ईस्ट से निकलना चाहते हो, तो आप खुद का देख लो, हम तो अभी कुछ नहीं कर पाएँगे। तो आप ये सोच लो, यूएई, दुबई और ये जो मिडल ईस्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे हाल थोड़े बुरे ही चल रहे हैं। पूरा जो फ्लाइट सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया इस समय पे। कोई भी फ्लाइट एज़ ऑफ नाउ जाते हुए नहीं दिख रही। ऑफ़िशियली कोई नहीं जा रही इस समय पे। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि जो वॉर है ये बड़ा रुख ले रही है, और ये वॉर जो है ये फैलती जा रही है इस समय पे, क्योंकि कोई भी समझदार इंसान शायद इस समय पे नहीं बैठा। समझदार इंसान बैठ करके भी क्या करेगा? आप किसी के घर के अंदर घुस करके ये सारी चीजें करोगे, कोई छोड़ थोड़ा ना देगा। अभी जो रिसेंट न्यूज आती है कि बच्चियों के स्कूल के ऊपर हमला कर दिया आपने, यूएस ने, ठीक है, उसके बाद आप कह रहे हो कि इसमें आतंकवादी थे। अरे यार, क्या सेंस बनता है इस चीज का? मतलब जो ईरान इस समय पे कर रहा है, वो अपनी जो चीज़ें हैं वो अपफ्रंट आकर के लोगों के सामने दिखा रहे हैं कि भाई ये चीज़ें हमारे साथ हो रही है। इससे एक चीज़ और भी क्लियर हो जाती है। सबसे पहली चीज़ कि जो डिफेंस का बजट है हमारा वो बढ़ने वाला है। पूरी दुनिया का ही डिफेंस का बजट बढ़ेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी देश, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, चाहे कोई भी, मतलब ओवरऑल मिडल ईस्ट हो, जो कि यूएस के ऊपर डिपेंडेंट था अपनी मिलिट्री को लेकर के कि आप हमारी सेवा कर लेना, आप हमें बचा लेना जब भी कोई दिक्कत आ जाएगी। उन्हें एक सच्चाई पता चल गई कि ना पाकिस्तान आकर के उन्हें बचा पा रहा है, ना यूएस उन्हें बचा पा रहा है। जब ईरान हमले करने लग गया तो यूएस ने बोला कि नहीं, अब मैं तो मिलिट्री को बंद करके जा रहा हूँ। अरे भाई, तो मिलिट्री को बंद करके मत जा, सपोर्ट करना, अपने एम्बेसी के लोगों को भी सपोर्ट कर। जो बेस तूने यूज किया उस बेस को भी बचाने की कोशिश कर। लेकिन उन्होंने बोला नहीं भाई, अब तो मैं चला जाऊंगा। सो नेट नेट देखो, आने वाले टाइम पे दुनिया में बहुत कुछ होने वाला है। मेरा मानना ये है कि गोल्ड एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। गोल्ड के अंदर आपको फॉर श्योर पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए। मतलब मैं सजेशन तो नहीं दे सकता, ये पर्सनली मेरा ओपिनियन है। 5 से 10% नॉर्मली मैं रखता हूँ। मैं कह रहा हूँ भाई, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम कर लो, 15% कर लो। बट इससे ये हो जाएगा कि इक्विटी मार्केट जो है अब थोड़ी-सी रिस्की हो चुकी है। देखो सच ये है, ये मतलब रशिया यूक्रेन चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान रिसेंटली खत्म हुआ। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान चल रहा है। दुनिया बहुत ही अलग डायरेक्शन में जा चुकी है। हम सिर्फ़ इस वज़ह से बचे हुए हैं क्योंकि हम एक न्यूक्लियर पावर देश हैं, अदरवाइज़ चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती थी, और शायद चीज़ें और भी ज़्यादा कहीं किसी कोने में ख़राब हो गई, तो करेगा कोई, भुगतेगा कोई, चाहे आप करो। जैसे यूक्रेन और रशिया और क्या कहते हैं, यूक्रेन की वॉर में हमारा कुछ हाथ नहीं था, राइट? क्रूड ऑयल के प्राइसेज़ बढ़ गए, हम मर गए। दूसरी चीज़ क्या हुई, अभी जो ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच में हुआ, ये लोग पावर गेम खेल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है? लेकिन पिट कौन रहा है? पिट एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर रहा है, आम नागरिक। इन्वेस्टर्स की भी बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तो नागरिकता तक की बात आ चुकी है कि आप किसी देश के आम लोग पे हमला कर रहे हो, ठीक है? इस पे चलो मैं नहीं बात करता क्योंकि ये टॉपिक भी नहीं है हमारा। बट इंडियन स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट से मैं बोलूँ तो मेरे भाई, सिंपल सी बात ये है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। कल की मार्केट के अंदर कुछ भी बाय सेल करने की कोशिश मत करना। अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो भाई टिके रहो, लॉन्ग टर्म का विजन नहीं है तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी जो चीज़ें हैं कल की मार्केट के हाथ में है। क्रूड ऑयल के प्राइसेज़ जब तक नीचे नहीं आएँगे, बाज़ार को चलाना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमारे देश के इंटरनली काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, जैसे आईटी के साथ मेन दिक्कत निकल कर के आ रही है। अब क्रूड ऑयल के साथ मेन दिक्कत निकल के आ रही है। जॉब्स जा रही हैं इंडिया के अंदर, जीडीपी के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा। सरकार एक्सपेंड कर रही है तो उसका रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, ठीक है? तो ये हमारी इंटरनल दिक्कतें जिससे हमें ऑलरेडी काम करना था। अब ग्लोबल दिक्कतें भी हमें फेस करनी पड़ेगी। वो जो यूएस का टैरिफ है वो तो हम झेल ही रहे हैं,
ठीक है, हमारी सोलर इंडस्ट्रीज़ को खत्म करने की बात हो चुकी है। सो नेट-नेट अगर आप देखोगे, अगर आप 3, 4, 5 साल, 6 साल तक अगर नहीं टिक सकते तो स्टॉक मार्केट से अब ज़्यादा उम्मीदें लगाने लायक नहीं है। लेकिन अगर आप इतना टिक सकते हो तो इस पूरी वोलेटिलिटी के बाद जो सुनहरी सुबह आएगी, वो फिर चीज़ें बदल देगी। और भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक ऐसा वे है जो आपको डेफ़िनिटली कंसिडर करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इक्विटी में पास्ट में ये सारी चीज़ें कई बार हो चुकी हैं। इक्विटी मार्केट सर्वाइव कर जाती है। अदर देन दैट अगर आप ये सोचो कि भाई चीज़ें खराब हो जाएँगी, खत्म हो जाएँगी, देखो दुनिया कभी खत्म नहीं होती। इंडिया जो ह्यूमन्स होते हैं, ये कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूँढ लेते हैं, चीज़ों को फिगर आउट कर लेते हैं कि भाई कैसे सही हो पाएँगी। तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई करो, गोल्ड के अंदर पैसा डाल सकते हो आप, इक्विटी के अंदर थोड़ा पैसा डाल सकते हो, डेट के अंदर थोड़ा पैसा रखो। थोड़ा-सा जो पैसा है आपका वो इमरजेंसी फंड के अंदर रखो, एफडी कराओ उसकी, ताकि इन फ्यूचर अगर जॉब से रिलेटेड कोई इश्यू हो तो आप उससे निकल पाओ। अदरवाइज़ अगर आप ये नहीं करा पाओगे तो दिक्कतें पैदा होती रहेंगी। नेट-नेट अगर हम बात करें तो कल की मार्केट के लिए अच्छी न्यूज़ तो नहीं आ रही है इस समय पे बाज़ार के अंदर। ये सारे मेरे ओपिनियन नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें न्यूज़ के अंदर दिख रही है और जिस हिसाब से चीज़ें बर्बाद हो रही है, ये वो है। अगर आप देखोगे इस समय पे हम खुद भी बाहर हैं, क्योंकि मैं दूसरे नेशन के अंदर हूँ इस समय पे, ठीक है? मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे चीज़ें कैसे काम करती हैं। एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो रही थी। एक बहुत ही बड़ा सेमिनार था जहाँ पे एक बहुत बड़े इन्वेस्टर आए थे जिनसे मुझे भी मिलने का मौका मिला। अपने पैसों से दे कर के आया हूँ मैं यहाँ पे, और क्यों आया हूँ? क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ आती है कि जो लर्निंग है, अगर मैं अपनी लर्निंग को इसी पेस से बढ़ाता रहूँगा, कुछ गलतियाँ करूँगा, कुछ नई चीज़ें सीखूँगा, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, मुझे टाइम लगेगा। लेकिन जब मैं पे कर रहा हूँ उनको, अच्छा खासा अमाउंट पे कर रहा हूँ उनको, तो उस सिचुएशन में क्या है कि उनकी लर्निंग मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के साथ मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा, उन्होंने जो अपनी लाइफ़ के अंदर 50, 60, 70 साल के अंदर सीखा है, वो मैं आसानी से सीख सकता हूँ। और लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको लोगों से हट के बनाती है। तो हाँ, अच्छा पैसा दिया और मैंने कुछ दिन तक यहाँ पर हूँ, 10 दिन तक यहाँ पर रहूँगा और बहुत अच्छा इवेंट है, एन्जॉय कर रहे हैं, हॉलिडे भी है, पर मार्केट को देख कर के बुरा भी लग रहा है और सीखने को भी बहुत सारी चीज़ें मिल रहा है। तो मैं बस सिर्फ़ इतना बोलूँगा, जहाँ से चीज़ें मिले सीखते रहो, लाइफ़ में बहुत कुछ आप अचीव कर लोगे एंड इट्स फाइन, स्टॉक मार्केट है, ये चीज़ें होती ही रहती है, इतना कोई डरने वाली बात नहीं है। गिर जाएगा या 5, 10, 15% मैं कह रहा हूँ 40% भी गिर जाएगा, वापस रिकवर कर जाती है मार्केट। मार्केट कभी भी नीचे नहीं रहती। आपके स्टॉक और म्यूचुअल फंड अच्छे होने चाहिए। मेरा मानना ये है और मैं इसी चीज़ के ऊपर बिलीव करता हूँ। थैंक यू।